हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, सीलियरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सीलियरी और फ्लैजेलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ है यूनिसेलुलर एनिमल है, एनिमल में ही इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसी से माना जाता है कि एनिमल किंगडम का डेवलपमेंट हुआ है। जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे पोरीफेरा सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोटोजोआ मिलके ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो एकदम एक सेल का है, इसमें कैसे मूवमेंट होता है, तो सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजेलर मूवमेंट, इसके अलावा सूडोपोडिया से मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसका बात हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सीलियरी और फ्लैजेलर मूवमेंट कैसे होता है, प्रोटोजोआ कैसे मूव करता है लोकोमोशन के लिए। ऑब्वियसली वो किसी वाटर मीडियम में, किसी मीडियम में होता है, फ्लूइड में होता है, तो उसमें वो स्विम कर रहा होता है सीलिया और फ्लैजेला के हेल्प से, तो वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कैसे सीलिया और फ्लैजेला का यूज़ करेगा, किस किस तरीके का मूवमेंट्स होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसे है, उसके बारे में जानेंगे, कैसे वो बना है। ठीक है, सेल पे। तो देखिए, सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होते हैं। स्ट्रक्चरली बात करें तो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनली उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेम टू सेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, कॉमन हो जाएगा, और फंक्शन आगे कैसे दोनों काम करेगा वो आगे देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अब देखिए, कोई सेल है, प्रोटोजोआ का सेल है, तो जो साइटोप्लाज्म है बीच में, न्यूक्लियस है, तो जो आउटर रीजन होता है पेरिफेरल पे, सेल मेम्ब्रेन के पास, उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, तो यही एक्टोप्लाज्म रीजन से, ठीक है, काइनेटोजोम या फिर बोलते हैं बेसल बॉडी, यहाँ से सीलिया या फिर फ्लैजेला क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। तो ओरिजिन कहाँ से है, काइनेटोजोम या फिर बेसल बॉडी। ये होता कहाँ है, तो इन द एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है, पेरिफेरल रीजन में, नियर द सेल मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे। तो उधर से बेसल बॉडी या फिर काइनेटोजोम, ये हो गया, इस पोर्शन से सीलिया या फ्लैजेला का ओरिजिन होगा। अब फॉर्म बाय हाईली ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब सीलिया या फ्लैजेला बना किस चीज़ का होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड होकर सीलिया या फिर फ्लैजेला बनाता है। तो कैसे ऑर्गेनाइज होता है वो डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो किस चीज़ से बना है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और ट्यूबुलिन एक डाइमर है, डाइमर प्रोटीन है, और इसका मोनोमर क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। तो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन मिला के ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। ठीक है, ट्यूब लाइक प्रोटीन्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अच्छे से एक प्रॉपर वे में हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से सीलिया या फिर फ्लैजेला का निर्माण करता है। तो ठीक है, अब देखिए, एक्सोनिम किसको बोलेंगे, तो एक्सोनिम कुछ नहीं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होके जो सीलिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है, प्लाज्मा। अब सीलिया या फ्लैजेला के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, यहाँ मार्क किया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के जो मेन माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं एक्सोनिम। तो ये सीलिया या फिर फ्लैजेला का ट्रांसफर सेक्शन का ये डायग्राम है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्सोनिम। पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं एक्सोनिम, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखिए किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो गोल गोल बनाया हुआ वो माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके से है कि बीच में सेंट्रल रीजन में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डबलेट। 2 है और सेंटर में, तो सेंट्रल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये सेंटर में हो गया, ये सराउंडेड होता है सेंट्रल शीथ से, ये हो गया सेंट्रल शीथ। ठीक है, अब सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल डबलेट का अराउंड 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होगा, 9 पेयर्स। ठीक है, टोटल 18, तो 9 पेयर्स। एक पेयर्स देखिए, एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, तो एक पेयर हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6, 7, 8 और 9, तो 9 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो इसको बोलते हैं एक को पेरिफेरल डबलेट। ठीक है, एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है और डबलेट में है तो पेरिफेरल डबलेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेबल नहीं किया है। ठीक है, लेबल कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, पेरिफेरल डबलेट। अब ये डबलेट है, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो इसमें क्या है कि एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो बड़ा होता है, ठीक है, साइज में, और दूसरा क्या होता है, छोटा। अब जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, उसको सब फाइबर या
डबलेट का एक पोर्शन है ना, तो इसको सब लगाते हैं, मतलब किसी चीज़ का हिस्सा है, तो सब फाइबर बी, और जो छोटा वाला है उसको बोलेंगे सब फाइबर ए। तो सब फाइबर बी जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और सब फाइबर ए जो होता है वो छोटा होता है। दूसरा ध्यान में देने वाला बात ये है कि सब फाइबर बी जो होता है वो एक सेंटर से एक ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, और सब फाइबर ए जो होता है वो थोड़ा सा नज़दीक होता है, और ये हल्का सा टिल्टेड होता है अंदर की तरफ 10 डिग्री। तो इसको बोलते हैं स्क्यूइंग, ठीक है, मतलब 10 डिग्री बाई 10 डिग्री। तो 10 डिग्री से थोड़ा सा क्या होता है, वो स्क्यूड होता है सब फाइबर ए। तो ये देखो, वो सब फाइबर ए थोड़ा सा नज़दीक दिख रहा होगा, और सब फाइबर बी ये थोड़ा सा दूर दिख रहा होगा। वैसे ही हर सब फाइबर ए क्या है, थोड़ा थोड़ा नज़दीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, एक्सोनियम माइक्रोट्यूबुलर बंडल से बना हुआ है, ठीक है, 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, या फिर सेंट्रल डबलेट बोल सकते हैं, और 9 पेरीफेरल डबलेट है, ठीक है। अब जो पेरीफेरल वाला है वो सब फाइबर बी से बना है, जो कि बड़ा है, और वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, ठीक है। और सब फाइबर ए जो होता है वो थोड़ा सा स्क्यूड होता है 10 डिग्री से थोड़ा सा घुमा हुआ होता है, देखिए हल्का सा घुमा हुआ है, अगर घुमा हुआ नहीं होता तो इसी के सामने होता, ठीक है। दूसरा कि वो छोटा होता है और कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कनेक्टेड होता है सेंट्रल सीथ से। अब सेंट्रल सीथ से पेरीफेरल डबलेट कहाँ से जुड़ता है, तो सब फाइबर ए से जुड़ता है। तो सब फाइबर ए, हर डबलेट का सब फाइबर ए कहाँ से जुड़ेगा, सेंट्रल सीथ से, थ्रू रेडियल स्पोक। तो इसको बोलेंगे रेडियल स्पोक। ये तो ये हर सब फाइबर ए से रेडियल स्पोक निकला, इससे भी रेडियल स्पोक निकला, ऐसे सेंट्रल सीथ की तरफ, तो ए से ही निकलेगा रेडियल स्पोक, ठीक है। अब एक और, ठीक है, तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हैव डाइनिन आर्म्स। अब डाइनिन आर्म किस में होगा, डाइनिन, देखिए डाइनिन यहाँ पे लेवल भी किया है, डाइनिन आर्म, ठीक है। तो डाइनिन आर्म किस में होगा, सब फाइबर ए में, जो ब्लू से बनाए हैं, सब फाइबर ए ब्लू वाला, जिससे रेडियल स्पोक निकल रहा था, तो इसी के पास डाइनिन आर्म भी होगा, जो 2 ऐसे निकला हुआ दिख रहा है, इसको बोलेंगे डाइनिन आर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स है, जो कि एटीपीज के जैसे काम करता है, एटीपीज के जैसे काम करता है। तो एटीपीज क्या होता है, जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, एक ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो एटीपी का जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, ब्रेक करेगा, तो क्या निकलेगा, एनर्जी। तो डाइनिन आर्म कहाँ से निकलेगा, तो सब फाइबर ए जो कंप्लीट वाला है और छोटा है, ठीक है, जो हल्का सा स्क्यूड है, उसी से डाइनिन आर्म भी निकलेगा, उसी से रेडियल स्पोक भी निकलेगा। तो रेडियल स्पोक क्या करता है कि वो इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन जो डाइनिन आर्म है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, तो ये एनर्जी रिलीज करवाता है, एटीपीएस के जैसे काम करता है, एटीपी ब्रेक डाउन करता है। अब जैसे कोई भी सीलिया को मूव करना है लोकोमोशन के लिए, या फ्लैजिला को, ठीक है, तो उसको एक तरीके से मैकेनिकल फोर्स जनरेट करना है, उसको मूव करना है, तो ये फोर्स जनरेट कैसे होगा, एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगा ना। तो वो एनर्जी एटीपी ब्रेकडाउन से आता है, और वो एटीपी ब्रेकडाउन कहाँ होता है, डाइनिन आर्म के हेल्प से होता है। तो यही है वो डाइनिन आर्म, ठीक है। तो डाइनिन आर्म ऐसे निकला होता है, लेकिन जो डबलेट है, पेरिफेरल डबलेट, वो भी तो आखिर जुड़ा रहेगा ना, तभी तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा ना। तो ये जो डबलेट जुड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं इंटर डबलेट लिंक। जो डबलेट, ये एक डबलेट दूसरा डबलेट ये जुड़ा हुआ है यहाँ से, जो रेड से बना है, तो इसको बोलते हैं इंटर डबलेट लिंक, या फिर इसको दूसरे नाम से बोलते हैं नेक्सीन लिंक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 चीज़ जरूर लिख के आना एग्जाम में, नेक्सीन लिंक और डाइनिन नाम का फंक्शन, ठीक है। तो डाइनिन नाम का फंक्शन तो समझा दिया कि एटीपीज एक्टिविटी है, और नेक्सीन लिंक क्या है, तो इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है एक्सोनिम को। तो अगर बोला है कि 2 पेरिफेरल डबलेट कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो नेक्सीन लिंक से। अगर बोला है कि डाइनिन लिंक से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो गलत हो जाएगा, डाइनिन लिंक से नहीं कनेक्टेड है, ओके। अब स्ट्रक्चर में इतना लिखेंगे तो काफ़ी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे अपने लैंग्वेज में, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों का स्ट्रक्चर सेम, एक्सोनिम का ही है, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोनिम ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। अब देखिए आगे दोनों में अलग अलग तरीके का मूवमेंट कैसे होता है, सीलियरी मूवमेंट और फ्लैजिलर मूवमेंट। अब देखिए जो फ्लैजिलर मूवमेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहला है अंडुलेशन मूवमेंट। अब फ्लैजिला किस किस तरीके का मूवमेंट शो करता है, तो 3 तरीके का है, अंडुलेशन मूवमेंट, साइड वाइज लैस मूवमेंट, और तीसरा है जायरेशन मूवमेंट, ठीक है, कोनिकल जायरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं अंडुलेशन मूवमेंट।
तो अंड्यूलेटरी वेव्स किसको बोलते हैं, ऐसे वाला मोशन, ठीक है, वेव लाइक मोशन। तो फ्लैजेला इस तरीके का मोशन शो करता है, इसको बोलेंगे अंड्यूलेटरी मोशन, अंड्यूलेशन, ठीक है। अब ये अंड्यूलेशन दो तरीके का हो सकता है, एक अगर टिप से स्टार्ट हो अंड्यूलेशन और बेस तक आए, इस तरीके का अगर वेव बने, ठीक है, या फिर बेस से स्टार्ट हो और टिप तक बने, दो तरीके से हो सकता है। तो दोनों केस में अलग अलग तरीके, दोनों केस को यूज़ करके अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है। ऐसे पहला देखें कि अगर जो वेव है ना ओरिजिनेट हो रहा है बेस से और टिप तक जा रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है बेस से, ठीक है, बेस ये मतलब यहीं से ओरिजिन हुआ फ्लैजेला का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब यहाँ से ओरिजिनेट होकर वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फोर्स क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये खुद इसका बॉडी क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होगा। तो ऐसे मोशन में पुशिंग फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये इसका बॉडी नीचे की तरफ आएगा। ये किस केस में होगा, ये आपको लिखना है कि जब अंड्यूलेशन फ्रॉम बेस टू टिप होगा, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट केस देखें कि अगर अंड्यूलेशन टिप से बेस तक होगा, ठीक है, टिप से बेस तक, तो जब टिप से बेस तक वेव आएगा तो ये पुलिंग फोर्स होगा, ये इसका बॉडी प्रोटोजोआ का ऊपर की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके का मोशन हो सकता है, ये वेव लाइक मोशन फ्लैजेला में शो कर सकता है। अब ये जो रेड से दिखाया गया है, अब क्या है कि वेव है तो वेव में दोनों साइड वाइज लेटरल फोर्सेज भी क्रिएट होता है, लेकिन ये कैंसल आउट कर देता है और जो नेट फोर्स होता है ना वो सीधा या तो पुशिंग या फिर पुलिंग फोर्स होता है। तो ये साइड वाइज जो फोर्सेज लगता है वो कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं अंड्यूलर मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट। अब एक है कि रस्सी जैसा ऐसे कैसे मारते हैं ना, ठीक है, सपाक से, वैसे साइड वाइज लेस जैसा मूवमेंट शो करेगा, मतलब ये फ्लैजेला एकदम पानी पे छप से मारेगा। तो अगर ऐसे मारेगा, ठीक है, तो जब मारेगा, जब वो हिट करेगा तो उस स्ट्रोक को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर से मारने के लिए जब वो रिकवरी पोजीशन में आएगा, वापस ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको बोलेंगे रिकवरी स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्विम करते हैं तो पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, तो मेन इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब कि दम लगाना क्या होता है, ऐसे पीछे जब हाथ ले जाते हैं। लेकिन जब वापस से हमको ऐसे पानी को पुश करना है, इसके लिए हम बीच में हाथ फिर से वापस तो आगे ला रहे हैं ना, तो ये जो रिकवरी है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। हम लोग पानी को पुश करते हुए नहीं, एकदम नॉर्मली लाते हैं, तो वही है इफेक्टिव एंड रिकवरी। अब जैसे ये यहाँ से पुश कर रहा है वाटर को नीचे की तरफ, ठीक है, वाटर को नीचे पुश किया, तो ये जब नीचे पुश करेगा तो वाटर इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये खुद ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर नीचे की तरफ, ऐसे वाटर को नीचे मारा तो ये खुद ऊपर, डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन ऊपर की तरफ। और ये क्या है, ये है इफेक्टिव स्ट्रोक का एग्जांपल। और यही एक बार ऐसे किया, पानी को पुश किया, अब इसको वापस से ऊपर ले जाना है, तो जब वापस से ऊपर ले जाएगा तो एकदम नॉर्मली ले जाएगा, पानी को पुश नहीं करेगा, और फिर वापस से नॉर्मल स्टेट में आ गया और फिर पानी को हिट करेगा, इफेक्टिव स्ट्रोक। तो अल्टरनेट इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक कर करके ये जो प्रोटोजोआ है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरीके के लोकोमोशन को बोलते हैं साइड वाइज लैश मूवमेंट बाय यूजिंग द फ्लैजेला। तो देखिए इफेक्टिव स्ट्रोक, द फ्लैजेलम बिकम्स रिजिड एंड स्टार्ट्स बेंडिंग अगेंस्ट वाटर, ठीक है। अब रिकवरी स्ट्रोक क्या है कि फ्लैजेलम बिकम्स कंपैरेटिवली सॉफ्ट, जब रिकवर करेगा तो फ्लैजेलम क्या होगा, सॉफ्ट होगा, एंड विल बी लेस रेसिस्टेंट टू वाटर, वाटर को रेसिस्ट नहीं करेगा, आराम से एकदम ऊपर आ जाएगा, फिर एकदम रेसिस्ट करके एकदम जोर से मारेगा, ठीक है, और फिर आराम से ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, ये है इफेक्टिव स्ट्रोक और ये क्या है, रिकवरी स्ट्रोक। ये जो नेक्स्ट तरीके का मूवमेंट है जो फ्लैजेला के थ्रू शो करता है प्रोटोजोआ, वो है सिंपल कोनिकल जायरेशन मूवमेंट, ठीक है। जायरेशन मतलब होता है रोटेट करना किसी एक्सेस के अराउंड, ठीक है। तो इसमें क्या करता है कि जो फ्लैजेला है इसका, उसको एज ए स्पाइरल मूवमेंट, ठीक है, एज ए स्पाइरल, एज ए जैसे कि स्क्रू है, स्क्रू को हम लोग टाइट करते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है स्पाइरली ऐसे वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकलता है। तो ये उसको एक एक्सिस के लॉन्ग स्पाइरली रोटेट करके फ्लैजेला को बॉडी को ऊपर या नीचे मूव कराता है, ठीक है। तो इस तरीके को मूवमेंट को बोलते हैं जायरेशन। अब इसमें क्या है कि दो तरीके का मोशन है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन कि जिस तरीके का वो डायरेक्शन होगा उसी तरीके से ऊपर या नीचे या तो पुल करेगा या फिर पुश करेगा बॉडी को, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग इसका बॉडी भी घूमेगा, मतलब प्रोटोजोआ ऊपर भी जा रहा है या फिर नीचे भी जाएगा, लेकिन वो घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो अपने एक्सिस के अलॉन्ग उसका प्रोटोजोआ का पूरा बॉडी रोटेट कर रहा होगा, तो ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो इस तरीके के मूवमेंट को बोलते हैं जायरेशन। तो फ्लैजेलर मूवमेंट में कितने तरीके का हुआ, 3 तरीके के हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अंडुलेशन, लैश मूवमेंट जिसमें रिकवरी और इफेक्टिव स्ट्रोक था, ठीक है, और तीसरा हो गया जायरेशन। अब देखिए सिलियरी मूवमेंट,
तो सीलियरी मूवमेंट में क्या है कि अब प्रोटोजोआ सीलिया के थ्रू मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। अब सीलियरी मूवमेंट कौन शो करेगा? वही प्रोटोजोआ सीलियरी मूवमेंट शो करेगा जिसके पास सीलिया होगा, ठीक है। सीलिएट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम का, ठीक है। तो जिसके पास सीलिया होगा वो सीलियरी मूवमेंट शो करेगा, जिसके पास फ्लैजेला होगा वो फ्लैजेलर मूवमेंट शो करेगा। तो सीलियरी मूवमेंट कैसा हो सकता है? तो सीलियरी मूवमेंट भी बिल्कुल तरीका वही है, जो मैकेनिज्म है ना वो सेम वही है फ्लैजेलर मूवमेंट का। क्या? तो वही इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। एक स्ट्रोक मारेगा फ्लैजेला सीलिया को हार्ड करके, ठीक है, और फिर वाटर को पुश करके फिर से स्ट्रोक करने के लिए रिकवरी स्ट्रोक में सीलिया को सॉफ्ट करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिकवर करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ बहुत सारा सीलिया और सीलिया के बीच कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो ये जो सीलिएटेड है ना, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में सीलिया के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। तो इनमें दो तरीके का लोकोमोशन होता है, ठीक है। एक तो जब सीलिया सिंक्रोनस वे में रिदम शो करता है। अब देखिए बहुत सारे सीलिया है तो उसमें बहुत रिदमिसिटी देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है सीलिएट्स में। देखिए एक तो सिंक्रोनस रिदम हो गया, दो तरीके का रिदम होगा, एक सिंक्रोनस और एक मेटाक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या है कि सारा सीलिया एक साथ सिंक्रोनाइज वे में बिल्कुल एक ही समय में एक साथ इफेक्टिव स्ट्रोक लगाएगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो एकदम डायरेक्ट आगे पुश होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सारा सीलिया है वो एक साथ ऐसे इफेक्टिव स्ट्रोक किया और ऑर्गेनिज्म आगे हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा लोकोमोशन हुआ, ये हो गया सिंक्रोनस रिदम। लेकिन मेटाक्रोनस रिदम क्या है कि अगर सिंक्रोनस में देखें तो ट्रांसवर्सली है, ठीक है, बॉडी है, बॉडी के ट्रांसवर्स एक्सिस पे ऐसे पीछे की तरफ पुश किया, ठीक है। लेकिन पीछे आगे कोई भी हो सकता है, ये आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकता है। अगर आगे कुछ डेंजर है तो आगे की तरफ पुश करके पीछे भी जा सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से, वो कोई ये नहीं, लेकिन हमेशा ट्रांसवर्स रो में। लेकिन मेटाक्रोनस रिदम में क्या होगा कि एक साथ पुश नहीं करेगा सीलिया, एक साथ नहीं इफेक्टिव स्ट्रोक लगाएगा, उसमें एक करके एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके से। तो वो भी एक पैटर्न कैसा होगा? तो सबसे पहला बात कि लॉन्गिट्यूडनल रो होगा। तो ट्रांसवर्स में क्या था कि ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे भी वो होता है, ठीक है, ऐसे। तो कैसे? देखिए अब ये मेरा फिंगर है, इसको एक सीलिया समझ लीजिए, ये 4 सीलिया है। तो देखिए ये सबसे जो इंडेक्स फिंगर है ये सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रोक लगाया ऐसे, ठीक है, और ये फिर दूसरा वाला लगाया, फिर तीसरा वाला, चौथा वाला। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये किस एक्सिस में स्ट्रोक्स लग रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ये क्या था? ट्रांसवर्स एक्सिस में, ठीक है। तो सिंक्रोनस ट्रांसवर्स एक्सिस में और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारा सीलिया है, ठीक है, तो बहुत सारा। तो इस तरीके से आप पिक्चर देखिएगा गूगल पे, तो इस तरीके से मेटाक्रोनस वेव होता है, ठीक है। तो एक के बाद एक करके सारा इफेक्टिव स्ट्रोक एक साथ नहीं लगता है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि सीलिया बीट्स वन आफ्टर अनदर, ठीक है, इन ए लॉन्गिट्यूडनल रो, द मेटाक्रोनस वेव्स पासेज एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड। अब ये वेव किधर से किधर जाता है? तो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ ये वेव जाएगा। मान लिया इसका सिर इधर है, एंटीरियर पार्ट इधर है, पोस्टीरियर इधर है, तो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ ये मेटाक्रोनस वेव ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। और यहाँ पे अगर बोला जाए कि क्या इफेक्टिव स्ट्रोक सारे सीलिया एक साथ लगाते हैं मेटाक्रोनस वेव में, तो नहीं, मेटाक्रोनस रिदम में एक साथ नहीं लगाते हैं। और लेकिन सिंक्रोनस वेव में क्या लगाते हैं? एक साथ लगाते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि मेटाक्रोनस रिदम में कोई सीलिया इफेक्टिव स्ट्रोक लगा रहा हो तो उस समय कोई रिकवर कर रहा हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये हो गया दो तरीके का रिदमिसिटी शो करता है। अब ये जो है ना काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, सेल का कुछ ऐसा पार्ट है जो उसको कंट्रोल करके रखता है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड और सबसे फास्ट मूवमेंट प्रोटोजोअन्स में सीलिएट्स में देखने को मिलता है जिनके पास सीलिया है। एक तो बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट देखने को मिलता है, लोकोमोशन, और फास्ट भी होता है ये सीलिएट्स, ये है एडवांटेज। अब देखिए क्या है ऐसा कौन सा पार्ट है ऐसा रिस्पॉन्सिबल ये इतना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए, इतना कोऑर्डिनेटेड क्या बोलते हैं, बीट्स के लिए, सीलिया के बीट्स के लिए, ठीक है। अब जैसे बीटिंग ऑफ द सीलिया कैन बी रिवर्स, ये तो बात बता दी कि ये उल्टा भी हो सकता है। अगर कुछ सामने पैरामीशियम एक सीलिएट का एग्जांपल, इसके पास सीलिया होता है प्रोटोजोआ का, अगर सामने कुछ डेंजर है या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है पाथ में,
ठीक है, अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट है तो वो रिवर्स भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है। जैसा कि बताया कि बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल्ड लोकोमोशन शो करता है ये सीलिएट प्रोटोजोन्स। अब देखिए सिलियरी मूवमेंट इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंफ्रासिलियरी सिस्टम। अब ये है, ये लिख के आना है, जो इंफ्रासिलियरी सिस्टम है इसके थ्रू ये इतना कोऑर्डिनेटेड दो तरीके का रिदमिसिटी शो करता है सीलिया, ठीक है। इंफ्रासिलियरी सिस्टम एक तो, और किसके हेल्प से, तो थ्रू न्यूरोमोटर सेंटर। न्यूरोमोटर सेंटर के हेल्प से इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो है ये सीलिया का इतना रिदमिक मूवमेंट शो करता है, शो करा पाता है, ठीक है, कॉल्ड मोटोरियम। तो मोटोरियम किसका नाम है, मोटोरियम न्यूरोमोटर सेंटर का नाम है। तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम एंड मोटोरियम, एक तो पहला ये और दूसरा ये, तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम और मोटोरियम ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, लिख के आना है इसको, कि जो इतना जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो कर रहा है, इतना कोऑर्डिनेटेड बीट्स शो कर रहा है सीलिया, रिदम शो कर रहा है, ये इसी के कारण, ठीक है। ये मोटोरियम साइटोफेरेंक्स के पास प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में। तो ये है मोटोरियम, क्या है, तो न्यूरोमोटर सेंटर है, और कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इंफ्रासिलियरी सिस्टम थ्रू द न्यूरोमोटर सेंटर। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं, सारे तरीके के मूवमेंट्स देख लिए। अब एग्जांपल्स अगर देखें, लिख देना एग्जांपल, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल तो बहुत सारा है, बुक से आप बहुत एग्जांपल्स याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिख के आना है। जैसे ट्राइकोनिम्फा, ट्राइपेनोसोमा आपने सुना हो पहले, स्लीपिंग सिकनेस कॉज कराता है, इसी का एक स्पीसीज ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनीज, ठीक है। लेशमेनिया डोनोवानी भी आपने सुना होगा, ये सारा सुना है। यूग्लिना सुना होगा आपने, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है, यूग्लिना। सिलिएटेड में बात करें, सिलिएटेड प्रोटोजोआ तो सबसे मोस्ट कॉमन पैरामीशियम, और ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं सिलिएट्स प्रोटोजोन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया। अगर समराइज कर ले तो हम लोग को आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले तो सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, और वो क्या है उसको एक्सप्लेन करके आना है। तो वो मॉडल के बीच में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा और बाहर में 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, कनेक्टेड बाय द नेक्सीन लिंक और इंटर डबलेट लिंक। और जो छोटा वाला सब फाइबर होगा, जो कंप्लीट होगा और छोटा होगा, ए सब फाइबर, वो उसके पास डाइनिन नाम से होगा, जो कि एटीपेज जैसा काम करता है, जो कि आगे एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है। और रेडियल स्पोक्स और सारा स्ट्रक्चर बना के, सेंट्रल से हर चीज़ बना के और उसको एक्सप्लेन करना है, तो हो गया स्ट्रक्चर। और फंक्शनल पार्ट कहाँ होगा, वो आगे, जिसमें हम लोग सीलिया और फ्लैजेला को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शनली हम लोग देखें कि जो फ्लैजेलर मूवमेंट है, ठीक है, वो अंडुलेटरी मूवमेंट हो सकता है, जायरेशन हो सकता है, लैश मूवमेंट हो सकता है, विप जैसा, जैसे कोड़े से पहले मारते थे, है ना, प्रिजनर्स वगैरह को, तो वैसा लैश मारते हैं, फिर रिकवर करते हैं ऐसे सॉफ्टली, फिर मारते हैं जोर से, तो उस तरीके से पानी को पुश करता है और मूवमेंट शो करता है। और तीसरा वो हो गया तीनों तरीके का। और फिर सिलियरी मूवमेंट में हमने देखा कि मैकेनिज्म सेम है, वही इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, लेकिन इसमें बहुत सारे सीलिया कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, एकदम रिदम शो कर रहे हैं, और इसमें 2 तरीके का रिदम है, सिंक्रोनस एंड मेटाक्रोनस रिदम, ठीक है। और एग्जाम्पल्स, ये सारा चीज़ लिख के आना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि मोटोरियम और इंफ्रासेल्युलर सिस्टम मिलके ये रिदमिसिटी शो करता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट का वीडियोस में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।